ऑल राइट, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर 0.5 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं डिटेल एनालिसिस करना चाहूंगा क्योंकि इसका कोई भी वेरिएशन अगर आता है आने वाले सालों में तो वो आप आंसर कर पाए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। हम सबको सबसे पहले समझना होगा कि हम एग्जाम में नहीं है, हमारा रेस अभी टाइम से नहीं है। एग्जाम में हमारा टाइम से रेस होता है, हमें फास्ट से फास्ट अप्रोच यूज करना है, शॉर्टेस्ट अप्रोच यूज करना है। और जब भी हम घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, इंजॉय करके पढ़ाई करिए, पेशेंस के साथ पढ़ाई करिए, ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करने की कोशिश करिए आपके हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे हैं सर? घर पे है। तो उसी पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मल्टीपल अप्रोचेस हैं। मैं दो अप्रोचेस आपको बताऊंगा और दोनों अप्रोचेस में इस सम्मेशन को आपको पहचानना है। अगर आप इस सम्मेशन को पहचान सकते हो तभी आप इस क्वेश्चन को राइट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिमिट में वैसे के वैसे लिख लेता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और उस सम्मेशन को ना एक्सपांड करते हैं। उससे पहले समझिए कि सबमिशन में आप क्या वेरी कर रहे हो। स्मॉल के का वैल्यू वेरी कर रहे हो, राइट? मतलब मैं क्या वेरी करने वाला हूं? स्मॉल के का वैल्यू वेरी करूंगा, जो यहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, तो के कहां से लेके कहां तक वेरी होगा सर? 0 से लेके n तक वेरी होगा। करते हैं। सबसे पहले के का वैल्यू 0 समझता हूं, e पावर माइनस एन, n पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। मैंने क्या किया? सबसे पहले के जगह 0 सोचा। समेशन लिखना है तो मतलब यहाँ पे क्या करना होगा? प्लस करना होगा। यहाँ पे प्लस कर दिया। अब के जगह 1 सोचिए, ई रेस टू माइनस एन, एन पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अभी मैंने क्या किया? के का वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाना है, मतलब अभी मैंने के का वैल्यू 1 सोचा और ये एक्सप्रेशन लिखा। वैसे आप के का वैल्यू इंक्रीमेंट करते जा सकते हो 1 1 से। वहां तक करोगे सर के लास्ट वैल्यू के लिए। के का लास्ट वैल्यू क्या है? स्मॉल एन है, तो यहाँ पे अभी स्मॉल एन लिखिए और यहाँ पे आपका लास्ट टर्म लिखिए, ई रेस टू माइनस एन, एन पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता कि आपका एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ठीक है, विद पैरामीटर लैम्डा, और उसका अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखने बोलता, मतलब पीएमएफ, आप कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरह से लिखते हैं। कैसे? ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, राइट? अब इसे आप इससे अगर रिलेट करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लैम्डा की जगह ना स्मॉल एन लेटर यूज करते हैं, ठीक है? लैम्डा की जगह स्मॉल एन लेटर यूज करते हैं। एक और काम करते हैं, स्मॉल एक्स की जगह स्मॉल के लेटर यूज करते हैं। स्मॉल के, स्मॉल के, स्मॉल के। अभी आप तुरंत रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे जो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? अगर मैं आपको बोलता बताइए क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, तो क्या करना होता आपको? आपको सिंपली यहाँ पे के की जगह 0 सोचना होता, राइट? के की जगह 0 सोचना होता, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन के निकलता? ई पावर माइनस एन, एन पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। क्या ये टर्म मैं कहीं देख सकता हूं? मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं आपको बोलूं कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बताइए? ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? सिंपली के की जगह 1 सोचना होगा, मतलब यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंजेस कर दीजिए। यहाँ पे मैं चेंजेस कर लेता हूँ, यहाँ पे भी 1 लिख लिया, यहाँ पे भी 1 लिख लिया। क्या ये मैं टर्म कहीं देख सकता हूँ? मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, राइट? तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे आप ऐड करते जाने वाले हो। कहां तक? ये लास्ट टर्म क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एन। ओके, बाकी आपका लिमिट वाला पार्ट एज इट इज नीचे लिख लेता हूँ, ये लिमिट एज इट इज नीचे लिख लेता हूँ। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। ओके, अब मुझे बताइए
इस पार्ट को आप और कितने तरीके से लिख सकते हो? अगर मैं आपको बोलता कि कैलकुलेट करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है? क्योंकि आपको पता ही होगा आपका स्मॉल के यहाँ पे वैल्यूज क्या लेता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, 0 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यूज लेता है, राइट? तो अगर आपको मैं ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना बोलता, आपको यही करना पड़ता, राइट? आप ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? इसी तरह से कैलकुलेट करोगे। मतलब मैं इस कंप्लीट पार्ट को ऐसे लिख सकता हूं, बाकी लिमिट में एज इट इज नीचे लिख लेता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, ऊपर का पार्ट इरेज कर देता हूं क्योंकि वो हमारे अभी काम का नहीं है। ओके, हमारा स्लाइड काफी साफ सुथरा लग रहा है। अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं। हमें क्या पता है कि x मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे पैरामीटर n है सर। और यहाँ पे जब आपको ये प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करना है ना, तब आपको समझना है कि पैरामीटर बहुत ह्यूज है, इन्फिनिटी समझना है, राइट? तो ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है? अभी सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, मेथड वन बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको मेथड वन बताऊंगा। दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी मेरे दिमाग में इतने ही मैं सोच पा रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे को क्या पता है, मुझे इस प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करना है जहाँ पे एक्स एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है और मेरे पैरामीटर का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे सोचना है इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है मेरा पैरामीटर। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना, आपको आपके पास सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का समझ होना चाहिए। जैसे ये पर्टिकुलर मेरे लेक्चर में का ही कंटेंट है, लास्ट के मिनट्स में मैं चार्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, लैम्डा इक्वल टू वन वाला प्लॉट ये ब्लू वाला प्लॉट है, लैम्डा इक्वल टू वन वाला प्लॉट ये ब्लू वाला प्लॉट है। लैम्डा इक्वल टू 4 मतलब जैसे लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, ये ग्रीन वाला प्लॉट है। वैसे मैंने और लैम्डा को इंक्रीज किया, लैम्डा इक्वल टू 10, ये ऑरेंज वाला प्लॉट है। आप क्या देखते जा रहे हो, जैसे जैसे आप लैम्डा के वैल्यूज इंक्रीज करते जा रहे हो, आपका ये प्लॉट सिमेट्रिकल बनते जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन आप खुद से निकाल सकते हैं, राइट? जब भी आप इस प्लॉट को देखोगे, जैसे मैं लैम्डा को इंक्रीज करूंगा, मेरा प्लॉट सिमेट्रिकल बनते जा रहा है। और एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी रेड्यूस होते जा रहा है। पहले यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बड़ा था, राइट? यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का वैल्यू बड़ा था, राइट? मतलब ब्लू वाले से कम हुआ है। वैसे ही ऑरेंज में जब मैं गया लैम्डा इंक्रीज करने पे, मेरा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का वैल्यू भी रिड्यूस होते गया। अगर आप इसे विजुअलाइज करना चाहते हो, इसका और अच्छा विजुअलाइजेशन मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आपका प्लॉट कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है? अभी मैं फॉर एग्जाम्पल, और लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आप देखिए एक्स इक्वल टू 0 पे का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए बताता हूँ, ठीक है? आप देखिए तुरंत, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज के लिए अभी आपका प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है, और दूसरा पीक रेड्यूस हो चुका है। अब 1 नहीं है सर, मैक्सिमम पीक का वैल्यू 0.4 से कम है। अब आप चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए देखिए, अब 0.18 चला गया सर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, भी 0.18 है, ठीक है? 20 करने पे देखिए क्या होगा, 0.18 से भी कम हो गया, 0.09 हो गया। आप देखिए 0.09 हो चुका है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। अगर आप इसे और बढ़ाओगे, फॉर एग्जाम्पल लैम्डा में 30 कर देता हूँ, 0.09 से भी कम हो गया, 0.08 से कम है, राइट? अभी तो आप क्या देख सकते हो, जैसे जैसे मैं लैम्डा को इंक्रीज करूंगा, वो क्या रहा है, मेरा कर्व एक तो सिमेट्रिकल बनते जा रहा है। आपको चाहिए तो मैं विजुअलाइज कराता हूँ। पहले आपका स्टार्ट यहाँ से है, आप लैम्डा इंक्रीज करते जाओ, आपका कर्व क्या बनते जा रहा है, सिमेट्रिकल बनते जा रहा है। जैसे जैसे मैं लैम्डा इंक्रीज करूंगा, मेरा कर्व सिमेट्रिकल बनते जा रहा है। दूसरा चीज आप क्या देख सकते हो, मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा मेरे पीएमएफ में, वो भी कम होते जा रहा है, ठीक है? एक्चुअली बहुत नेग्लिजिबल होते जा रहा है मैक्सिमम हाइट। अब ये अंडरस्टैंडिंग से भी आप क्वेश्चन इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या देखा, जैसे जैसे मेरा पैरामीटर, जैसे जैसे मेरा पैरामीटर का वैल्यू मैं इंक्रीज करूंगा,
मेरा कर्व क्या बनते जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्रिकल बनने की कोशिश करेगा, सिमेट्रिकल बनने की कोशिश करेगा। और यहां पे आप क्या समझ रहे हो कि आपको क्या बनाना है सर, आपका पैरामीटर बहुत बड़ा बनाना है, पैरामीटर बहुत बड़ा बनाना है, ऐसा आप सोच रहे हो। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आपका कर्व डेफिनेटली आप सिमेट्रिकल सोचने वाले हो। ओके, अब मैं आपको ना इसका थोड़ा इंट्यूशन देने के लिए आपके सामने एक डायग्राम प्रेजेंट कर रहा हूं। ये मैंने बीच वाला वैल्यू एन क्यू लिखा है सर, बीच वाला वैल्यू एन क्यू लिखा है क्योंकि आपको पता है राइट, मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर आपको एन बताया था, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, खुद पैरामीटर ही होता है, खुद पैरामीटर ही होता है। और किसी भी सिमेट्रिकल कर्व के लिए, किसी भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ही आप मिडिल वैल्यू समझ सकते हैं, राइट। उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ही आपके सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिडिल वैल्यू समझ सकते हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल है, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने बनाया, अगर वो सिमेट्रिकल है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ही आपका मिडिल वैल्यू होगा। ठीक है, और मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है सर, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लैम्डा है, जो मेरा स्मॉल एन ही है, मतलब लैम्डा की जगह आपने क्या सोचा था, स्मॉल एन। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्मॉल एन सोचा है। ओके, अभी आपको क्या निकालना था सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एन, और आपको पता था कि आपको लिमिट क्या लेना है, एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी की वजह से दो काम हुआ, सबसे पहले समझिए, एन टेंस टू इन्फिनिटी की वजह से दो काम हुआ। आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप सिमेट्रिकल होगा ऐसा सोच पा रहे हो। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बताने की कोशिश है, मल्टीपल स्मॉल एक्स के वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटीज नॉन जीरो एग्जिस्ट करते हैं। और मुझे पता है कि सिमेट्रिकल होने की वजह से एन वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, एन वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, सिमेट्रिकल होने की वजह से। पर मुझे ये भी पता है कि जैसे जैसे मैं पैरामीटर बढ़ाते जाऊंगा मेरे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, मैक्सिमम हाइट भी तो कम होते जाता है। ये जो मैक्सिमम हाइट आप सोच रहे हो, जैसे जैसे आपने पैरामीटर इंक्रीज किया, जैसे जैसे आपने अपना पैरामीटर इंक्रीज किया, ये हाइट क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, राइट, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा था। इनफैक्ट नेग्लिजिबल बनते जा रहा था, इनफैक्ट नेग्लिजिबल बनते जा रहा था। तो इस पूरे प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन में, ठीक है, ये सिंगल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ज्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, आप क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूं, समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि आपका पैरामीटर बहुत बड़ा बनाते जा रहे हो आप, इसलिए मैक्सिमम हाइट कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ऐसा आप सोचिए। जैसे जैसे आप पैरामीटर बढ़ाते जा रहे हो, मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होते जा रही है, राइट। तो इसलिए ये वाला मैं अगर कंसीडर नहीं करूंगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरा चीज, एन टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब पैरामीटर जैसे जैसे बढ़ाते गया, मेरा कर्व सिमेट्रिकल में सोचते गया। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इन सारे नॉन जीरो वैल्यूज के लिए जो प्रोबेबिलिटी है उन्हें मैं सम करूंगा, और यहां पे भी जो मैं सम करूंगा वो दोनों इक्वल होगा, राइट। यहाँ पे जब मैं समेशन करूंगा सारे प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज का, और यहाँ पे जब मैं समेशन करूंगा सारे प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज का, वो दोनों इक्वल होगा, राइट, क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। क्या मैं इसे ऐसे सोच सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एन, और क्योंकि आपने n टेंस टू इन्फिनिटी सोचा था, तो मैंने सोचा था, मैंने आपको बताया ये कंसीडर नहीं करोगे, नेग्लिजिबल समझोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं गायब कर देता हूँ नेग्लिजिबल सोच के। तो मुझे सिर्फ सोचना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, और क्योंकि मैंने बताया ये वाला समेशन और ये वाला समेशन इक्वल है, मतलब इन दोनों को ऐड करने पे आपको 1 आंसर आने वाला है, तो इसका अकेले का वैल्यू क्या होगा, 0.5 होगा, राइट। वही तो यहाँ पे पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एन, मतलब क्या, ये पूरा समेशन वो क्या आएगा, 0.5 आएगा, वो क्या आएगा, 0.5
0.5 आएगा। मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन n का मतलब क्या है? इन सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, ये सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने पे आंसर क्या आएगा? हाफ आएगा, क्योंकि आपने इसे नेग्लिजिबल समझा है। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0.5 मार्क करके आ सकते हो। ओके, अभी हम मेथड 2 को देखते हैं। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करूंगा। उसके लिए जो रिजल्ट हमने अचीव किया है वो एज इट इज सबसे पहले लिख लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू n। यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो कि आपका x एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विथ पैरामीटर n। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं। सोचते हैं कि आपका x ना कुछ इस तरह से बना है, x1 प्लस x2 प्लस x3। ऐसे आपने मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स का सम किया है। कितने रैंडम वेरिएबल्स का? n रैंडम वेरिएबल्स का। x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, ऐसे आपने रैंडम वेरिएबल्स का सम किया है, और ये तब जाके आपका नया रैंडम वेरिएबल x बना है। और यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ बताए? सोच रहा हूँ कि आपका हर एक xi इंडिपेंडेंट है। ऑल x आर इंडिपेंडेंट, ऑल xi आर इंडिपेंडेंट। एंड और एक एजम्पशन ले रहे हैं हम यहाँ पे कि आपका हर एक xi पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, समझते हैं, विथ पैरामीटर 1। अगर आप इस एजम्पशन के साथ चलोगे कि अभी भी आपका ये रिजल्ट वैलिड है, वैलिड है। देखिए क्यों? क्योंकि आपका हर एक xi यहाँ पे आपने सोचा है कि इंडिपेंडेंट है। ओके, और ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो करता है, तो इस रिजल्टेंट रैंडम वेरिएबल को भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करना पड़ेगा। तो वो तो मैं देख रहा हूँ, हाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही है। और इसका जो पैरामीटर होगा ना, वो होगा इसका पैरामीटर प्लस इसका पैरामीटर प्लस इसका पैरामीटर प्लस इसका पैरामीटर, मतलब सबके पैरामीटर्स को ऐड करने के बाद वो आपका रिजल्टेंट पैरामीटर होगा एक्स का। तो वही मैं यहाँ पे देख भी पा रहा हूँ, सबके पैरामीटर के वैल्यू क्या थे? 1 थे। और अगर ये xi इंडिपेंडेंट है, सारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है विद 1 पैरामीटर, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉइजन ही होना चाहिए और उसका पैरामीटर n होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो मेरा एजम्पशन वैलिड है। तो जैसे ही मैं देख लेता हूँ कि अभी n टेंड्स टू इंफिनिटी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट किया है, ऐसा आप समझ रहे हो। अब जाके मैं यहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ आसानी से। आप समझ पा रहे हो क्या? क्यों? क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए दो वैलिड कंडीशंस हैं। आपने यहाँ पे जितने भी रैंडम वेरिएबल्स कंसीडर किए हैं समेशन में, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ओके, तब जाके आप इस रैंडम वेरिएबल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, अगर आपने सोचा कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो अभी मैं क्या कुछ सोच सकता हूँ कि हाँ मेरा x अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, इसका मीन एंड वेरिएंस मुझे सोचना है, क्योंकि x आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था विद पैरामीटर n। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन वेरिएंस दोनों n ही होता है, यहाँ पे भी आप n ही सोच सकते हैं, n n। ओके, तो अभी हमने क्या किया सर? n टेंड्स टू इंफिनिटी की वजह से x को अप्रोक्सीमेट किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, क्योंकि आपका x एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसे स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। और स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल मतलब मीन से सब्सट्रैक्ट करना होगा, मीन से सब्सट्रैक्ट करना होगा, और आपके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना होगा। वही आप राइट साइड में भी करोगे, n से सब्सट्रैक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड। जैसे आप ये करते हो, ये क्या बनेगा सर? कुछ ऐसा बनेगा, लेस देन इक्वल टू 0।
यहाँ पे आप क्या सोच सकते हो, ये जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा। ये अगर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे z मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरा z क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। और किसी भी स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए लेस देन इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ होती है। तो ये सब आप कब लिख पा रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब आप तब लिख पा रहे हो पहले वाले प्रूफ में भी, जब n टेंस टू इन्फिनिटी आप सोच रहे हो। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी आप सोच रहे हो, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ही आप ये सब सोच पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे आपका l का वैल्यू क्या आएगा सर, हाफ आएगा, तो वही हमने टिक मार्क किया था। ओके, मैं होप कर रहा हूँ कि ये चीजें आपको समझ आ रही थी, और जो भी मैं आपको विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ वो आप n टेंस टू इन्फिनिटी के हिसाब से सोच रहे हो। ठीक है, थैंक यू।